So let us do some more questions related to the application of the addition theorem of probability. With the help of a few more examples, we will try to understand what actually we mean by the addition theorem and how we actually apply it while solving the questions of probability. So I'll read out another question here. In a given race, the odds in favor of three horses A, B, and C are 1:3, 2:3, and 2:5. So, respectively, assuming that a dead heat in which all the three horses win is impossible, find out the chance that one of them will win the race. So, we are given again, this is a very commonly used term in probability, odds in favor and odds in against, and I've been trying since the beginning to make it clear to all of you that what we actually mean by odds in favor and odds against. So when we write odds in favor means first we give the favorable chances and then against, and if we write odds against, then we first give the chances of this not happening and then the chances of the event happening, right? तो यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है about three horses A, B and C. A, B and C are the three horses. Then the odds in favor, इन तीनों के लिए ही आपको क्या दिया गया है, odds in favor of these three horses winning the race, कि ये तीनों के जो हैं odds in favor of winning दिए हुए हैं. तो A जो है वो रेस जीतेगा, उसके odds in favor क्या है 1:3. B रेस जीतेगा, उसके odds in favor क्या है 2:3. और C ये रेस जीत जाएगा, इसके odds in favor क्या है 2:5, राइट. तो ये जो हमें रेशियो दी होती है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं. तो इफ वी वांट टू राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए, दिस वी कैन डिनोट एज P A इज इक्वल टू, तो फेवर वाला जो नंबर है वो पहले आएगा क्योंकि ये ऑड्स इन फेवर है, तो कितना हो जाएगा 1/4. द सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ B, इसको हम डिनोट कर सकते हैं दूसरे प्रोबेबिलिटी ऑफ B से. दिस इज इक्वल टू, अगेन इन फेवर है तो पहला वाला नंबर फेवर के चांसेस बताता है, सो 2/5. देन नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ C. C ये रेस जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हम P C से डिनोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू, अगेन द फर्स्ट नंबर विल टेल यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बिकॉज ये भी फेवर में है, सो 2/7. So 2/7 is the probability of winning of C. तो अब हमने इन तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी लिख ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ A, B एंड C. नाउ द क्वेश्चन इज कि अगेन जब भी आप कोई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करेंगे तो पहला सवाल आप ये पूछेंगे कि क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, कि विन अगर वो कर रहे हैं तो क्या ये भी चांस है कि तीनों विन करें या तीनों में से दो एक साथ विन करें. तो पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, बट द क्वेश्चन हैज़ मेड इट क्लियर. आपको ये दिया गया है कि अज्यूमिंग दैट अ डेड हीट विच मीन्स दैट ऑल द थ्री हॉर्सेज विन इज इम्पॉसिबल. तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो एक साथ जीतेंगे, वो अलग अलग ही जीत सकते हैं. फाइन, सो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. तो A, B और C ये तीनों इवेंट्स क्या बन जाते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अब आपको ये फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट find the chance that one of them will win the race. One of them will win the race. One of them will win the race. इसके क्या चांस है? So one of them will win का क्या मतलब है कि अगर A जीते तो भी वो प्रोबेबिलिटी उसकी भी निकालनी है, B जीते तो भी सक्सेस होगा, C जीते तो भी सक्सेस होगा. सो प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम विल विन का क्या मतलब है कि या तो A जीते या B जीते या C जीते, क्योंकि A, B और C एक साथ तो जीत नहीं सकते, ये तो आपको क्लियर कर दिया है क्वेश्चन में. तो अगर हमें ये जानना है कि क्या संभावना है कि तीनों में से कोई एक जीतेगा, तो तीनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए. सो वी कैन राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A और
बी और सी। तो जो हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए एडिशन थ्योरम की है कि पी ए और बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, उसको आप कितने भी इवेंट्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 3 है तो पी ए बी सी क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। तो यहाँ पर 3 इवेंट्स हैं, इसको हम 3 के लिए एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ए होगा तो भी सक्सेस है, बी होगा तो भी सक्सेस है, सी होगा तो भी सक्सेस है। तो ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ A, so PA plus probability of winning of B plus probability of winning of C। तो ये तीनों ही हमारे लिए सक्सेस हैं। तो क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो एक साथ होने के चांसेस नहीं है, इसलिए सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि एक हॉर्स जीते। तो तीनों में से कोई भी एक जीत सकता है, तो हर एक में हमारे लिए सक्सेस हो जाएगी। तो दिस इज द टोटल probability that either A or B or C wins the race। और वही हमारा क्वेश्चन है that one of them will win the race, उसकी क्या probability है। So we have taken here P A P B और P C हम already calculate कर चुके हैं। 1/4 plus 2/5 plus 2/7। So if we take the LCM and we solve this question, so you will get a final answer of 131 divided by 140। So this is how you calculate if 3 horses or 3 events are given to you. So we can expand the mutually exclusive formula for addition theorem for that number of events. Let us take another example here. 3 horses A, B and C are in a race. A is twice as likely to win as B, राइट। सो सर्टेन रिलेशंस आर गिवन टू अस। यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ था कि ऑड्स इन फेवर क्या है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो हम अभी करेंगे उसमें आपको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, सम रिलेशंस आर गिवन टू अस। सो दैट इज अगेन अ टिपिकल क्वेश्चन एंड एन इम्पॉर्टेंट वन, दैट हाउ वी calculate the probability on the basis of the relations that are given to us। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, there are again 3 horses P, we have to find out the probability of their winning। I am reading out the question again। 3 horses A, B and C are in a race। A is twice as likely to win as B and B is twice as likely to win as C। What are the respective probabilities of winning, right? So respective probability मतलब तीनों की अलग अलग क्या संभावना है कि वो जीतेंगे। तो हर एक क्वेश्चन को पढ़ कर आपको जो सही उसका मीनिंग है वो पहले समझना है। 3 horses are there, A, B and C। A, B and C। A is twice as likely to win as B। मतलब अगर हम P जो probability निकालें A के जीतने की, so PA जो है what is it, the probability of winning of A, probability of winning of A। तो जो पहला हॉर्स है A वो जीते, उसकी प्रोबेबिलिटी को हमने लिखा है PA। और एक रिलेशन आपको दिया हुआ है A का B के साथ कि A के जो जीतने के चांसेस हैं वो B से डबल हैं। A इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज B। तो अगर हमें B की प्रोबेबिलिटी पता हो तो जो A की प्रोबेबिलिटी है वो उसकी डबल हो जाएगी। सो वी कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू 2 times द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ B। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ B क्या है यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ B। B के जीतने की जो B हॉर्स है उसके जीतने की क्या संभावना है, दैट इज PB, राइट। तो वो हमने अभी, क्योंकि नंबर कोई नहीं दिया हुआ तो हम सिर्फ अभी डिफाइन कर रहे हैं कि PA क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ द फर्स्ट हॉर्स कॉल्ड A। और हमें एक रिलेशन दिया हुआ है कि उसकी जो चांस ऑफ विनिंग है दैट इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ B। ठीक है, तो B से डबल है उसके चांसेस, सो वी कैन राइट इट इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ B। देन B की हमने डिफाइन कर दी, PB इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ B। देन B इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज C। ठीक है, अब हम तीसरा इवेंट भी डिफाइन कर देते हैं, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ C।
तो C के जीतने की क्या संभावना है, दैट ऑल्सो वी हैव टू डिफाइन. सो PC, the probability of winning of C is equal to PC, probability of winning of C, right? सो C जो है थर्ड हॉर्स है वो जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, PC. अब C और B के बीच में भी एक रिलेशनशिप दिया हुआ है. व्हाट इज दैट, दैट द B is twice as likely to win as C. So PB is equal to 2 times PC. जो C की प्रोबेबिलिटी है जीतने की, उससे B की प्रोबेबिलिटी डबल है. सो दिस B, again this question is in the form of relations, though no number is given to us here. So when we have this kind of a question, and now what is asked from us, what are their respective probabilities of winning. PA हमें नहीं पता, PB हमें नहीं पता, और PC भी हमें नहीं पता. इन तीनों की respective probabilities जो है that we have to calculate. This is the question. So now PA, PB and PC, these are three mutually exclusive events. Either A will win or B will win or C will win. We can assume that. वैसे तो तीनों भी जीत सकते हैं, रेस में तो एक साथ भी जीत सकते हैं, लेकिन हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब या तो A जीतेगा या B जीतेगा या फिर C जीतेगा. तो इसका मतलब PA प्लस PB प्लस C इज इक्वल टू 1, क्योंकि तीन ही हॉर्सेस हैं तो तीनों की प्रोबेबिलिटी मिला के 1 बन जाएगी. टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1. ठीक है. अब हमें पता नहीं है किसी की भी वैल्यू, लेकिन कुछ रिलेशंस हमें गिवन है तो उसके फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं. सो बी एक ऐसा हॉर्स है जिसके साथ दोनों का रिलेशन दिया हुआ है, ए का भी और सी का भी. तो हम ए और सी की वैल्यूज को बी के टर्म्स में लिख सकते हैं. सो वी कैन राइट पी ए. हमने देखा था कि ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो बी की डबल है. सो वी कैन राइट 2 टाइम्स probability of B. A की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 times the probability of B. So probability of A is equal to 2 times the probability of B. उसको हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे. PB सेम ही रहेगा, B के टर्म्स में हमें पूरी इक्वेशन चाहिए. एंड PC जो C के प्रोबेबिलिटी है अकरेंस की, B की प्रोबेबिलिटी से आधी हो जाएगी, क्योंकि B की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमने यहाँ पे लिखा था PB, B के जीतने की संभावना C से डबल है, 2 times the probability of C. तो अगर हमें यहाँ से PC को B के टर्म्स में लिखना है तो ये 2 इधर आके हाफ हो जाएगा. हाफ ऑफ PB इज इक्वल टू PC. तो अगर B के जीतने की संभावना C से डबल है तो C के जीतने की संभावना B की आधी है ऑटोमेटिकली. तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, half of the probability of B is equal to 1, right? So now we have the entire information in the form of B. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. We can take the LCM here. ये क्या हो जाएगा, 4PB, then we have 2PB, then we have 1PB. इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2s are 4, 4 plus 2, 6 plus 1, 7. 7 times the probability of B is equal to 2, and we will take this 2 to the other side, right? So 7 times the probability of B is equal to 2. ये आ जाएगा आपका फाइनल जब हम LCM लेके इसको सॉल्व करेंगे. So the probability of occurrence of B is equal to 2/7. तो ये आपकी PB की वैल्यू आ गई. अब PB की वैल्यू आ गई तो आप PA की वैल्यू निकाल सकते हो, वो इसके डबल है. PA इज इक्वल टू 2 इंटू 2/7. दिस इज इक्वल टू 4/7. एंड PC की वैल्यू निकाल सकते हैं, PC इसका आधा होगा, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2/7. So this is equal to 1/7. So we have found out what was asked in the question. Again a typical question where no number was given to us but relations between
the chances were given to us. So in that case also we can find out the individual probabilities of A, B and C.